हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूप क्लासरूम। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज के इस वीडियो में हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे। डीपीएसपी के बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि हिंदी में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो इनको हम आज इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें सभी कवर हों और इससे बाहर आपको नहीं देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले ये जान लीजिए कि जो डीपीएसपी है वो पार्ट आपके 4th में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल इसका जो है वो 36 से लेकर 51 था। इसके पहले आपका पार्ट 3 में कौन सा है? तो पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट हमें देखने के लिए मिलता है। इसके लिए भी हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उनको जरूर विजिट करें। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहां से भी सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले तो हम देखते हैं कि जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया था। ये तो एक आयरिश संविधान, मतलब कि आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड में सबसे पहले कहाँ से आया था? तो स्पेनिश से आया था। ठीक है, स्पेनिश से आयरिश संविधान में आया था, और आयरिश संविधान से हमने ये डीपीएसपी की अवधारणा ली है। ठीक है, और आयरिश का संविधान का कौन सा आर्टिकल था? तो आर्टिकल आपको 45 यहाँ पे बताया गया है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 37 है, निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत करता है। ठीक है, आर्टिकल 37 ये हमें बताता है कि ये जो है नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल है। जो डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कि आप इसको इन नेचर है। ठीक है, आप इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो, इसके लिए आप अपील नहीं कर सकते हो अगर इसका उल्लंघन होता है। तो बात करें अगर इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के रूप में ये बात करता है, मतलब कि वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है। अभी हम आगे इसके आर्टिकल्स भी देखेंगे। ये पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाने के बारे में यहाँ पे बात करता है। इसका जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 38 में ये बताया गया है। ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 37 में ये बताया गया कि ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कि इसको आप कोर्ट में इसके बारे में अगर उल्लंघन होता है तो आप उसको अपील नहीं कर सकते हो। और जो अगर हम बात करें कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट के बारे में, तो वो आपके आर्टिकल 38 में बताया गया है कि ये पब्लिक वेलफेयर स्टेट मतलब कि सबका साथ सबका विकास के बारे में एक तरह से बात करता है। नेक्स्ट देखें, डीपीएसपी में वो सभी आदर्श शामिल है जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जो डीपीएसपी है ये भले ही इन्फोर्स नहीं होता है कोर्ट में, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे पहले हम थोड़ा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के जो डिफरेंस मतलब कि क्या अंतर है दोनों में, ये एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, प्रकृति में मैंने आपको बताया कि जो मौलिक अधिकार हमने पढ़ा था कि अगर वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी आप मतलब कि याचना कर सकते हो कि मतलब आपका वायलेट हुआ है फंडामेंटल राइट। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं है, मतलब कि आप इसको नहीं लागू कर, मतलब कि आप इन्फोर्स अपनी याचना नहीं दर्ज कर सकते हो। बात करें उद्देश्य के बारे में, तो उद्देश्य हमें पता है कि जो जो फंडामेंटल राइट है वो अपनी इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करता है, व्यक्तिगत अधिकार के बारे में बात करता है। लेकिन जो डीपीएसपी है आपका नीति निर्देशक तत्व, वो सामाजिक कल्याण के बारे में बताता है। मैंने आपको बताया कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट के बारे में ये बात करता है। ठीक है, सबके बारे में सोचता है ये। अगर बात करें प्रकार के, तो नकारात्मक, अब जैसे कि उसमें आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट में कि उसमें कहा जाता है कि क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 हमने देखा था कि कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 19 में 5 ग्राउंड दिए गए थे जिसके तहत ये हमें पता चला कि इन 5 ग्राउंड पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। वहां पे क्या नहीं करना है, इसमें क्या बताया गया था कि क्या नहीं करना है। और वही अगर हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व का, तो इसमें बताया जाता है कि क्या करना है आपको, क्या करना है।
क्लियर है, ये इजी है, आप समझिए इसको कि उसमें नकारात्मक मतलब कि क्या नहीं करना है, फंडामेंटल राइट पे हम बात करते हैं, और डीपीएसपी में क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। स्रोत जो है इसका अमेरिका का संविधान है, और मैंने आपको बताया था, और आयरलैंड का जो आयरलैंड से लिया गया है आपका डीपीएसपी, और आयरलैंड में भी कहां से लिया गया, तो वो स्पेनिश से, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बारे में, और ये हमारा बात करता है राजनीतिक और नागरिक अधिकार के बारे में, ठीक है। ये राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में और नागरिक अधिकार के बारे में बात करता है, और ये जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बारे में यहाँ पे बात करता है, फंडामेंटल राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो डीपीएसपी है, यहाँ पे आपको 3 भाग में बटे हुए दिखेंगे, एक तो गांधीवाद, दूसरा समाजवादी, और तीसरा जो हो जाएगा वो आपका उदारवादी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपके आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। अब एक एक करके हम आर्टिकल्स को भी जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। चलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो गांधीवाद और समाजवादीवाद में आर्टिकल 43 और 47 दोनों में ही समान है, दोनों में ये इसका दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। पहला देखिए आर्टिकल जो 38 है, आर्टिकल 38 में क्या कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में यहाँ पे बात करता है। मैंने आपको बताया अभी स्टार्टिंग में कि ये पब्लिक वेलफेयर स्टेट के बारे में यहाँ पे बात करता है, मतलब सबका साथ सबका विकास के बारे में, राज्य के बारे में बात करता है, किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं, यहाँ पे किसी व्यक्तिगत के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात नहीं होता है, यहाँ पे राज्य के बारे में बात होता है। इसमें क्या क्या बात होती है, राज्य को ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, असमानता कम हो और हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। तो यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर स्टेट अगर आपसे पूछे कि किसमें बात किया गया है, तो वो आपका आर्टिकल 38 में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। हाँ आर्टिकल 38 में। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 में नागरिकों की सुरक्षा और आर्थिक समानता, ठीक है, यहाँ पे बताया जाता है कि नागरिक की सुरक्षा और आर्थिक समानता के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके 6 बातें हैं यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जैसे कि नागरिकों को आजीविका, रोजगार का समान अधिकार हो, मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है, ये 39 का ए है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब कि इक्वल पेमेंट्स किसको किसको, मेन एंड विमेन दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, इसमें ये बात कही गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, धन और संसाधन कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है पेपर में, ठीक है। चलिए हाथ में केंद्रित, धन और संसाधन कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित ना हो, जैसे कि होता है ना कि कुछ लोगों के हाथ में रहता है तो वो उसका मिसयूज करने लगते हैं, वहां पे ये बात कहा जा रहा है। अगर 39C के बारे में बात करें तो आर्थिक व्यवस्था सभी के हित में हो, मतलब कि सबको ये अधिकार होना चाहिए कि आप मतलब मैनेज कर रहे हो, आप डिसीजन सबके हाथ में होना चाहिए, मतलब एक के हाथ में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मिसयूज कर सकता है उस अधिकार के। यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों का समान वेतन मिले, देखिए आर्टिकल 39 में ये चीज बात कही गई है, और अच्छा हाँ ये चीज आर्टिकल 39D में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अपॉर्चुनिटी, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी के बारे में है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सबको समान मिलना चाहिए, मेन एंड वुमेन को, ठीक है। लेकिन जो वेतन है वो सबको मतलब सबको मिलना चाहिए, और यहाँ पे जो वेतन है वो आपको मतलब कि इक्वल पेमेंट्स ये जो है ये आपके 39D में बताया गया है। आर्टिकल 39E देखिए, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, कि मतलब सबको समान फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। बच्चों के बचपन और युवाओं का शोषण न होने देना, मतलब कि शोषण से भी बचाने के बारे में आपका 39F में ये बताया गया है। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 39D में इक्वल पेमेंट के बारे में बात किया गया, और अपॉर्चुनिटी रोजगार की अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ पे 39A में बात किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आया हुआ है आपके। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 39A। अच्छा एक चीज ध्यान आपने दिया होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया, मैं ये पे लिख देती हूँ, 39A है, ठीक है, और 39 कैपिटल A है, ये दोनों देखिए, अगर ये कैपिटल में लिखा हुआ है दैट मीन कि इसको अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, अमेंडमेंट संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है, जोड़ा
गया है, ये ध्यान रखिएगा। और ये स्मॉल ए है मतलब कि वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन कैपिटल ए जो है वो अमेंडमेंट के द्वारा इसमें जोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अभी हमने देखा स्मॉल ए वाला और एफ तक देखा। अब यहाँ पे देखिए 39A कैपिटल ए के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में यहाँ पे बता रहा है। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड। आपने PIL का नाम सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL के बारे में किस में दिया गया है, तो याद रखिएगा 39A इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं। PIL मतलब कि इस PIL होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई सक्षम नहीं है अपना केस लड़ने के लिए, या फिर उसके साथ कोई गलत हो रहा है तो उसको नहीं है कि वो कोर्ट में अपना याचना कर भी सकता है, उसके बिहाफ पे कोई और करता है तो ये वही चीज होता है PIL, मतलब उसके बिहाफ पे कोई और भी लड़ सकता है, उसके बारे मतलब उसके लिए याचना दर्ज कर सकता है। वहीं पे समान न्याय के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है। और इसी के तहत एक चीज याद रखिएगा, इसी के तहत एक नालसा एक्ट आया था। नालसा एक्ट आया था, कब का है ये, 1987 का एक्ट है ये नालसा एक्ट। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो ये इसी के तहत आया होता, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या कह रहा है, पंचायतों का गठन, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो विलेज पंचायत है उनके, ये गांधीयन प्रिंसिपल से आपका रिलेटेड है, गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग करके नहीं दिया है, मैंने यहाँ पे आर्टिकल को बस बता दिया है, और जो आर्टिकल है कौन से गांधीयन में कौन सा आता है, उदारवादी में कौन सा आता है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में वो दिया हुआ है, आपको PPT में ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों के बारे में, स्थापना के बारे में, तो वो आपके आर्टिकल 40 में ये बताया गया है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो यहाँ पे आपको गांधीयन प्रिंसिपल में ये देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें आर्टिकल 41 का, तो इसमें काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, जैसे कि राज्य को नागरिकों को रोजगार, शिक्षा और बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा या विकलांगता की स्थिति में सहायता देने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि जो भी, जैसे कि मान लीजिए रोजगार के टर्म्स में या फिर शिक्षा के टर्म्स में वो कोई बेरोजगार है या फिर बीमारी, बुढ़ापा या फिर इस तरह की स्थिति होने पर राज्य को उनको सहायता देने के बारे में यहाँ पे बात करता है। यह आर्टिकल 14 में बताया गया है। आगे देखें आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में देखिए श्रमिकों के लिए उचित काम की शर्तें। यहाँ पे बताया जाता है कि राज्य को श्रमिकों के लिए मनोवांछित कार्य दशाएं और मातृत्व लाभ, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी के बारे में यहाँ पे किस में कहा गया है, तो वो आपका आर्टिकल 42 में ये बताया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आर्टिकल 43 श्रमिकों को जीविका योग्य वेतन, यहाँ पे मतलब कि आप लाइवलीहुड के लिए कामगारों को ऐसा वेतन मिलना चाहिए जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सके। गांव में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना चाहिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मतलब उनको कम से कम इतना वेतन मिलना चाहिए कि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सके। इसके बारे में सम्मानजनक जीवन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 43 में ये आपको मेंशन है। बात करें आर्टिकल 43A है। अच्छा एक और चीज मैंने शायद भूल गई हूँ, हाँ आर्टिकल 39A जो है ना आपका, एक सेकेंड, हाँ आर्टिकल 39A अभी मैंने बताया कि अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, लेकिन किस अमेंडमेंट के द्वारा ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आर्टिकल ये आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में आया हुआ था, उसके तहत इसको जोड़ा गया है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि PIL के बारे में कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो PIL का जो आर्टिकल है वो 39 कैपिटल A है, ठीक है। चलिए हाँ यहाँ पे कहाँ थे हम लोग, ओके हाँ ये 43 कैपिटल A है, ठीक है। अच्छा 43 कैपिटल A के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है,
सबसे पहले तो इसमें जान लीजिए कि ये किस संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो ये भी सेम संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। 1976 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके तहत इसको जोड़ा गया है। इसमें क्या कहा गया है, तो उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, राज्य को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि कर्मचारियों को प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार मिले, मतलब कि उनको भी काम मिले, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यहाँ पे बात करता है। समान नागरिक संहिता इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोलता है कि अच्छा ओके, शायद ये नहीं है, इसको ध्यान देंगे, ठीक है, ये चीज नहीं है, ये तो आपका नहीं, ये 39A में था ना, हाँ, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे समान नागरिक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में यहाँ पे क्या बताता है। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में पहले समझने वाली बात है, जो पहली बार लागू हुआ था, अगर हम बात करते हैं कि पहली बार कब लागू हुआ था, तो गोवा में लागू हुआ था। लेकिन कब हुआ था, 1867 में, जब पोर्टुगीज का जो राज था उस टाइम पे भी जो पुर्तगालियों का गोवा पे अधिकार था, उसी टाइम पहली बार लागू हुआ था। लेकिन अगर बात करें कि भारत के मतलब कि शासन के टाइम में कब पहली बार लागू और किस राज्य में हुआ है, तो उसका आंसर जो होगा वो आपका उत्तराखंड होगा। और ये कब लागू हुआ था, तो 2024 में हुआ है। यहाँ पे इसमें क्या हुआ था कि जो पार्लियामेंट उसमें बिल आया भी था और पारित भी हुआ, और पारित कौन से राज्य पे हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। लेकिन अगर पूछता है कि पहली बार लागू कब हुआ था, तो वो आपका गोवा होगा, और वो भी कब हुआ था, पोर्टुगीज के टाइम पे हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसको ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, जो यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या क्या कवर करता है, तो जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस मतलब कि जो होता है ना संपत्ति का, लिव इन रिलेशनशिप एटसेट्रा, ये सबके लिए ये बताया गया है और ये सारी पॉइंट्स इसमें कवर करता है, ठीक है, याद रहेगा। पहली बार अगर पूछे तो गोवा होगा, लेकिन पहली बार भारत में पार्लियामेंट के द्वारा कि कौन से स्टेट में लागू हुआ, तो वो आपका उत्तराखंड हुआ, और ये 2024 में इसको लागू किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 45 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल 45 क्या कह रहा है, तो इसमें आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में यहाँ पे बताता है। प्रारंभिक शिक्षा क्या है, 14 वर्ष तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। इसमें ये कब जोड़ा गया था, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 21A हमने फंडामेंटल राइट में भी पढ़ा था कि 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। आरटी एक्ट भी मैंने आपको बताया था 2009 का, जो कि लागू कब से हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। तो इसी के तहत है, और इसमें इंपॉर्टेंट आपका क्या है, तो ये आपका संविधान संशोधन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2002 में आया था। तो आर्टिकल 45 आपके प्रारंभिक शिक्षा के बारे में यहाँ पे बात करता है। बात करें अगर आर्टिकल 46 के बारे में, तो इसमें आपके जो SC ST हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति और कमजोर वर्ग के उत्थान के बारे में यहाँ पे बात किया गया, मतलब उनके अधिकारों की और उनके हितों के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, जैसे शोषण से बचाना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फंडामेंटल राइट में इसके बारे में अनटचेबिलिटी से बचाने के लिए कौन सा आर्टिकल था, तो आपका आर्टिकल जो था वो 17 था, अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। वैसे भी बहुत सारे आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 19 हो गया, जिसमें कि आपको कुछ ग्राउंड्स दिए गए थे, कुछ बेसिस पे, कि मतलब 5 ऐसे ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल 46 में जो माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं और कमजोर वर्ग हैं, उनके उत्थान के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आर्टिकल 47 के बारे में बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण के बारे में बात करता है, ठीक है, मतलब कि सोशल वेलफेयर, हेल्थ वेलफेयर के बारे में यहाँ पे ये बात करता है, ठीक है, मतलब कि न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे कि मान लीजिए कि उनका पोषण का स्तर बढ़ाने, नशे। हाँ, एक और चीज इसमें ध्यान देंगे कि इसमें क्या बात नहीं किया, इसमें जो नशे और दारू रोकने की जो बात होती है, शराब और आपके जो भी नशे वाली चीजों को रोकने की जो बात होती है, वो आपके आर्टिकल 47 में है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका हो जाता है। एक सेकेंड, हाँ, तो आर्टिकल 47 ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है
एक सेकेंड, हाँ, आर्टिकल 47 इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसमें जो शराब वराब रोकने के बारे में बात की जाती है और जो न्यूट्रिशन मतलब हेल्थ वेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बात की जाती है, वो आपके आर्टिकल 47 में बात की जाती है। आगे देखते हैं आर्टिकल 48 में। तो देखिए आर्टिकल 48 में क्या बोलता है कि एक तो कृषि और दूसरा पशुपालन, ठीक है, पशु, इन दोनों को बढ़ाने के बारे में यहाँ पे बात करता है। और जो गौवध है मतलब कि गाय की हत्या, वो रोकने के बारे में यहाँ पे बात करता है, मतलब कि उसको कम नहीं, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, हाँ, इसको रोकने के बारे में बात करता है। तो वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 48 में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब कृषि और पशुपालन को बढ़ाने के लिए और जो गाय है और उनकी हत्याओं को रोकने के बारे में बात करते हैं, तो आर्टिकल 48 है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। अगर बात करें आर्टिकल 48A के बारे में, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, 48A है। 48A जो है, अब देखिए यहाँ पे भी कैपिटल है ए है, तो किसके तहत जोड़ा गया है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, सेम उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भी इसको जोड़ा गया है। इसमें पर्यावरण के बारे में बात करता है, ठीक है, एनवायरमेंट के बारे में यहाँ पे बात करता है, फॉरेस्ट के बारे में बात करता है। अब देखिए इसी से जुड़ा एक एक्ट है, एक सेकेंड, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का ये एक्ट है, इसी से रिलेटेड है, इसके बारे में मतलब की है। और ये इनेक्ट हुआ था किसके अंदर में? अंडर आर्टिकल 253, ये ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए इसी से जुड़ा हुआ एक एक्ट आया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये एक्ट आया है। ये लागू किस आर्टिकल के अंतर्गत हुआ है? तो ये आपका लागू हुआ है 253 आर्टिकल जो है उसके अंतर्गत ये लागू होता है। क्लियर है? तो आर्टिकल 48 भी आपका इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि आप अभी तक जितने भी अमेंडमेंट आपने देखा होगा कैपिटल ए, वो सारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये जोड़े गए हैं। क्लियर है? चलिए आगे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 49 में, तो यहाँ, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये शायद आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया है, आई एम सो सॉरी, इसको मैं कट कर देती हूँ, ठीक है, ये चीज नहीं है, ठीक है, मैं बता देती हूँ। आर्टिकल 49 में आपका मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, नेशनल इंपॉर्टेंस, इसमें बात किया है कि जो धरोहर होते हैं उनकी प्रोटेक्शन, यहाँ पे प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। मतलब इसमें बताता है कि ये नागरिकों का ये मतलब ये कर्तव्य है, और मतलब कि ये होना चाहिए राज्य का और नागरिकों का भी, कि इसमें क्या होना चाहिए कि आप मॉन्यूमेंट्स, जो भी आपने देखा होगा कि धरोहर स्थल है कोई, या फिर कोई भी जो पुराने जो स्मारक होते हैं, उनकी रक्षा करने का, उनका प्रोटेक्शन करने का ये दायित्व होना चाहिए। तो उसके बारे में ही इसमें आर्टिकल 49 में बात किया गया है। ये मिसप्रिंट हो गया है, आई एम सो सॉरी उसके लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो भी धरोहर स्थल होते हैं, या फिर जो ऐसे स्थल होते हैं जो कि हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो वो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम उसकी रक्षा करें, प्रोटेक्ट करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में ये क्या बताया गया है? तो इसमें बताया जाता है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, मतलब कि यहाँ पे जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है, मैंने आपको बताया है जैसे कि जुडिशरी कौन होता है? जो न्यायालय से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और कार्यपालिका जो एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे लॉ मेकिंग एक लेजिस्लेटिव होता है, लेजिस्लेटिव 3 लेवल पे होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एक आपका जुडिशरी, ठीक है। अब देखिए लेजिस्लेटिव में क्या होता है कि लॉ मेकिंग होता है, लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब लॉ बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, कानून को लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो वो एग्जीक्यूटिव के पास है, ये लागू करने का काम करता है। अच्छा, जुडिशरी क्या काम करता है? तो ये आपका जुडिशियल रिव्यू, आपने एक नाम सुना होगा जुडिशियल रिव्यू,
ये मैंने आपके फंडामेंटल राइट में भी ये डिस्कस किया हुआ है ये टर्म। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टर्म नहीं मिला है, बट फिर भी हम इसको समझते हैं, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू का ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा लॉ आ गया है, जो लेजिस्लेटिव है या फिर एग्जीक्यूटिव है, कोई ऐसा लॉ लागू करने के बारे में बात कर रहा है जो कि किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, जिससे तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो अपने आप ही वो खत्म हो जाएगा, वो लागू नहीं होगा। और वो चेक करने का कौन काम करता है? तो जुडिशरी, हमारी जो न्यायालय है, हमारे जो न्यायाधीश हैं, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है, वो ये काम करती है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि दोनों का जो ताकि न्याय स्वतंत्र हो, दोनों का जो मतलब कि जो एरिया है, मतलब कि उनका जो काम है वो अलग अलग है और दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो दबाव बना सकता है जुडिशरी पे कि आप इसको लागू हो नहीं दो, और ऐसा भी नहीं है जुडिशरी को कि वो कार्यपालिका को किसी चीज से मतलब रोक सकता है, लेकिन हाँ अगर वायलेट होता है तो बिल्कुल रोकता है। ठीक है, तो जुडिशरी यहाँ पे सर्वोपरि हम मानते हैं। अच्छा, आगे अगर हम लोग बात करें, हमारा जो अंतिम इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51 में इसमें हम क्या बात करते हैं? हाँ, आर्टिकल 51 में इसमें मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं, और ये किस में है? तो आर्टिकल 51 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आर्टिकल 50 भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोलते हैं कि जैसे अंतरराष्ट्रीय शांति या सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में इसमें बात करता है। राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों का पालन करना चाहिए, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान यहाँ पे करना चाहिए। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल जो 51 है वो आपका बात करता है इसमें आपके इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में पूरा मिला के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आपके इसमें। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ कुछ आर्टिकल्स है, जैसे कि महिलाओं के लिए देखिए यहाँ पे SC ST के लिए, वृद्धजन के लिए, दिव्यांगजन जो हैं, और पर्यावरण के लिए। इनके लिए मैंने आपको ये लिस्ट में एक दिया हुआ है जिसको कि आप आराम से समझ के याद कर सकते हैं और तैयार कर। जैसे कि इसमें 39A है, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है, लेकिन वही 39D में क्या बात करता है कि जो इक्वल पे, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे यहाँ पे दोनों को देने के बारे में बात करता है। वही 39A के बारे में बात करें तो PIL के बारे में यहाँ पे बात करता है कि सबको समान सहायता मिलेगी, कानूनी सहायता। ठीक है, अगर काम करने की न्यायोचित और मानवादी परिस्थितियां, प्रसूति, मैंने आपको बताया कि मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी के बारे में जो आर्टिकल 42 में यहाँ पे दिया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आर्थिक और शैक्षिक हितों पर विशेष ध्यान देने के लिए, तो वो आपके आर्टिकल 46 में यहाँ पे बताया जाता है। पोषण के बारे में आर्टिकल 40, जो न्यूट्रिशन के बारे में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, वो आपके आर्टिकल 47 में बताया गया है। वहीं पे आर्टिकल 46 में देखिए मैंने आपको SC ST वाला बताया कि इसमें मतलब कि उनको भेदभाव करने के लिए नहीं बोला गया, उनके अधिकार की रक्षा के बारे में बात करता है आर्टिकल 46 में। पंचायत में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 40 है जो कि गांधीयन प्रिंसिपल से ये रिलेटेड है। आर्टिकल 41 में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे काम करने, शिक्षा, लोक सहायता, उन सबको, जैसे कि मैंने आपको अगर याद होगा, मैं दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, देखिए मैंने आप बताया था ना, बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा, उन लोगों को भी सहायता देने के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, तो ये आर्टिकल 41 में है। आर्टिकल 46 में आपके जो कमजोर वर्ग हैं उनके बारे में मेन करके बताया गया, यही वाला है, मैंने आपको बताया माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए, माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए। आर्टिकल 41 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या बोला है कि निषेधा की स्थिति में काम करने, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने के बारे में यहाँ पे बात करता है। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48 में एनवायरमेंट से रिलेटेड, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट से रिलेटेड है ये। ठीक है, और ये बालक से, बच्चों से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है, जो कि आर्टिकल 39 में हमने जो 6 बात किया था, A B C D E F, तो उसमें ये आपको मेंशन है पूरा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या कह रहा है कि प्रभावी अनुच्छेद। अब देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो अमेंडमेंट है वो है, सॉरी, यहाँ पे जो आर्टिकल जोड़े गए हैं और किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ताकि आपको याद करने में ये आसानी होगा।
ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि मैंने आपको बताया था कि जो उसमें ये चेंज किया गया था किसके तहत, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको यहाँ पे इसको चेंज किया। 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में यहाँ पे बात किया गया था, ठीक है। तो ये आपके अमेंडमेंट है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान दें। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो चीज़ें कुछ लोगों ने DPSP के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके बारे में भी यहाँ पे जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे KT शाह जो है, इन्होंने बोला है कि ये एक चेक है, ठीक है, अ चेक that is paid at the convenience of the bank, ठीक है, ऑफ द बैंक। इसमें ये चीज़ बताया गया है कि ये एक ऐसा चेक है DPSP के बारे में बात करें। DPSP इज अ चेक कि जो बैंक है वो तब पे करती है जब उसकी अपनी सुविधा होती है। क्यों इन्होंने ऐसा कहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो DPSP है वो नॉन जस्टिसिएबल, मतलब कि इन्फोर्स नहीं हो सकती आपके कोर्ट में, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा हुआ है। सर आइवर जेनिंग्स के बारे में अगर बात करते हैं तो ये इसको कहते हैं, इसको पायस एस्पिरेशन, ठीक है, ये इसको पायस एस्पिरेशन के बताते हैं। ग्रैनविल ऑस्टिन के बारे में बात करें तो कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने DPSP को कहा है। ये ध्यान देंगे क्योंकि कई लोगों ने, जैसे आर्टिकल 32 को भी मैंने बताया है यह संविधान की आत्मा कही गई है, और किसने कहा है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अच्छा, केसी वेयर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन, ठीक है। ये मैनिफेस्टो किसने कहा है तो केसी वेयर ने कहा हुआ है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसको कॉन्शियस आत्मा कहा हुआ है, सोल कहा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। सर आइवर जेनिंग्स के बारे में बात करें तो पायस एस्पिरेशन बताते हैं, और इसको चेक किसने कहा है, जो कि बैंक है वो अपने कन्वीनियंस, अपनी सुविधाओं के मतलब आधार पर ये पेड करती है बैंक। तो ये जो चेक कहा हुआ KT शाह ने कहा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों कई बार इससे क्वेश्चन आए भी हुए हैं। मैं यहाँ पे टिक लगा देती हूँ, स्टार बना देती हूँ। ओके, ये चारों आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये था आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए, और एक तरह से मोटिवेशन का भी काम करता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए डिटेल में, तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए, क्लास कैसी लगी वो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।